हेलो स्टूडेंट्स, बायोलॉजी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम 12th क्लास के लेसन नंबर 5 पादप जल संबंध के बारे में अध्ययन करेंगे। तो लेसन नंबर 5 से पादप कार्यकी की शुरुआत होती है। इसकी पादप कार्यकी, जो पादप कार्यकी की अपने सिलेबस के अंतर्गत 2 यूनिट है। यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3। तो पादप कार्यकी के अंतर्गत अपने 12th के सिलेबस में यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3, ये दोनों यूनिट्स पादप कार्यकी की है। तो यूनिट 2 की शुरुआत, यूनिट 2 की शुरुआत होती है लेसन नंबर 5 से। कहां से होती है? लेसन नंबर 5 से। तो लेसन नंबर 5 की शुरुआत करते हैं पादप कार्यकी से। तो पादप कार्यकी की परिभाषा देखने से पहले हमें जैविक क्रियाओं के बारे में जानकारी होना जरूरी है। जैविक क्रिया, देखो जैविक क्रिया किसे कहते हैं? जैविक क्रिया होती है सजीवों में होने वाली समस्त उपापचयी क्रियाओं को जैविक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? जैविक क्रिया। देखो सजीवों में होने वाली समस्त उपापचयी क्रियाओं को क्या कहते हैं? जैविक क्रिया कहते हैं। अब हमें ये देखना है कि उपापचयी क्रियाएं क्या होती हैं। देखो उपापचय का मतलब होता है अपचयी क्रिया प्लस उपचयी क्रिया। अपचयी क्रिया और उपचयी क्रिया, इन दोनों क्रियाओं को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? उपापचयी क्रिया। क्या बोलते हैं इनको? उपापचयी। तो उपापचय का मतलब अपचय प्लस उपचय। इन अपचय और उपचय को बोलते हैं उपापचय। देखो जो अपचयी क्रिया है इसको कैटाबॉलिक रिएक्शन भी कहते हैं, जबकि उपचयी क्रियाओं को एनाबॉलिक रिएक्शन भी कहा जाता है। अर्थात जो अपचयी क्रियाएं हैं वो विघटनात्मक क्रिया होती है, जबकि जो उपचयी क्रियाएं हैं ये संश्लेषणात्मक होती है। कौन सी क्रिया होती है? संश्लेषणात्मक क्रिया। यहां देखो उपचयी क्रिया है वो संश्लेषणात्मक हो रही है, अर्थात जो छोटे अणु हैं वो मिलकर बड़े अणु का निर्माण करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण तो पादपों के अंतर्गत जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसी है? उपचयी क्रिया होती है। अब देखो प्रकाश संश्लेषण में हम आगे पढ़ेंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा जो पादप है पादपों में भोजन का निर्माण होता है।
इस क्रिया में क्या होता है, भोजन निर्माण। यह है अपचय क्रिया, विघटनात्मक क्रिया। अर्थात यहां पर जो बड़े अणु हैं, ये बड़े अणु छोटे अणुओं में टूट जाते हैं, इसलिए ये कैसी है, विघटनात्मक क्रिया कहलाती है। जैसे श्वसन, तो श्वसन की क्रिया जो है वो कैसी है, विघटनात्मक क्रिया है, जिसके अंतर्गत जो भोजन है उस भोजन का ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है इसमें, भोजन का ऑक्सीकरण होता है, और भोजन के ऑक्सीकरण के द्वारा ऊर्जा मुक्त होती है, और इस ऊर्जा का उपयोग सजीव अपनी उपापचय क्रियाओं में करते हैं। तो यहां पर देखो, जो जैविक क्रिया है वो हो गई सजीवों में होने वाली समस्त जो उपापचय क्रियाएं हैं वो क्या कहलाती है, जैविक क्रियाएं कहलाती है। तो यहां पर हम पादप कार्यविधि की बात कर रहे हैं, तो यहां पर हम सजीवों की जगह क्या लिख सकते हैं, पादप भी लिख सकते हैं। तो पादपों में होने वाली या सजीवों में होने वाली समस्त उपापचय क्रियाएं कहलाती है, जैविक क्रियाएं कहलाती है। अब हम बात करते हैं पादप कार्यविधि की। पादप कार्यविधि, पादप कार्यविधि को प्लांट फिजियोलॉजी में कहा जाता है, प्लांट फिजियोलॉजी। देखो, सजीवों में होने वाले समस्त उपापचय क्रिया क्या कहलाती है, जैविक क्रियाएं। क्या कहलाती है, जैविक क्रिया। अब हम जैविक क्रिया किसकी पढ़ रहे हैं, पादपों की। किसकी पढ़ रहे हैं, पादपों की। तो पादप कार्यविधि के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं, पादपों में होने वाली जैविक क्रियाओं का। तो यहां पर हम डेफिनेशन के तौर पर कह सकते हैं कि वनस्पति किसकी शाखा है, ये बेटा वनस्पति विज्ञान की। तो वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें पादपों में होने वाली, जिसमें पादपों में होने वाली जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाती है, पादप कार्यविधि कहलाती है। पादप कार्यविधि कहलाती है। तो देखो, पादप कार्यविधि की परिभाषा हो गई, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें पादपों में होने वाली जैविक क्रियाओं का, किसका अध्ययन किया जाता है, जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, पादप कार्यविधि कहलाती है। अब हम देखते हैं पादप कार्यविधि के जनक। पादप कार्यविधि के जनक यानी कि फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। तो पादप कार्यविधि के जनक है स्टीफन हेल्स। स्टीफन हेल्स। तो पादप कार्यविधि के जनक कौन है, स्टीफन हेल्स। बात करें भारतीय
पादप कार्य के जनक की फादर ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी, भारतीय पादप कार्यकी के जनक। तो भारतीय पादप कार्यकी के जनक के जेसी बॉस। भारतीय पादप कार्यकी के जनक कौन है? जेसी बॉस, जगदीश चंद्र बोस। तो इन जेसी बॉस को पादप कार्यकी भारतीय पादप कार्यकी के जनक के रूप में जाना जाता है, जबकि स्टीफन हेल्स नामक वैज्ञानिक को जो प्लांट फिजियोलॉजी के जनक के रूप में या पादप कार्यकी के जनक के रूप में जाना जाता है। तो ये डेफिनेशन थी जैविक क्रिया पादप कार्यकी की। अब देखो इस लेसन के अंतर्गत हमें पढ़ना है पादप जल संबंध के बारे में। इसके बारे में पढ़ना है पादप जल संबंध। अर्थात पादप और जल के मध्य क्या संबंध है उसको इस चैप्टर के अंतर्गत हमें देखना है। सबसे पहले हम देखते हैं पादपों के लिए जल का महत्व। पादपों के लिए जल का, क्योंकि पादप जल संबंध हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो पादप जल संबंध के अंतर्गत हम सबसे पहले देखेंगे कि पादपों के लिए जल का क्या महत्व है, यानी कि पादपों के लिए जल क्यों जरूरी है। तो देखो कि जो जल है, ये जल कोशिका द्रव्य का महत्वपूर्ण घटक होता है। पहला महत्व क्या है कि जो जल है वो जल कोशिका द्रव्य का क्या होता है? महत्वपूर्ण घटक होता है। जल पादप की उपापचयी क्रियाओं के लिए आवश्यक होता है। किसके लिए आवश्यक होता है? जो उपापचयी क्रिया के लिए, उनके लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट, जो जल है, इस जल के द्वारा जो पादप शरीर है, इस पादप शरीर के तापमान का नियंत्रण होता है। जल के द्वारा जो पादप शरीर है, उस पादप शरीर के तापमान का क्या होता है? नियंत्रण होता है। अर्थात उस तापमान को नियंत्रित करने में जल अहम भूमिका निभाता है। इसके अतिरिक्त जल प्रकाश संश्लेषण में, इसमें प्रकाश संश्लेषण में कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयुक्त होता है। जल जो है वो किसके अंतर्गत है? प्रकाश संश्लेषण के अंतर्गत किस रूप में? रॉ मटेरियल अर्थात कच्चे पदार्थ के रूप में काम में आता है।
पदार्थों के परिवहन का कार्य, यानी विभिन्न पदार्थों का जो परिवहन होगा वो किसके द्वारा होगा? जल के द्वारा। किसके द्वारा होगा? जल के। तो ये पादपों के लिए जल का क्या है? महत्व है। इसलिए जो पादप है, पादपों के लिए किसकी आवश्यकता होती है? जल की आवश्यकता। अब जल के कुछ महत्वपूर्ण गुण हैं। क्या है? जल के महत्वपूर्ण गुण है। अब जल के क्या क्या गुण हैं वो देखते हैं। जल के गुण, जल के कारण जो जल है, ये जल पादपों के लिए विशिष्ट महत्व रखता है। तो जल के गुण हो जाएंगे, पहला है ध्रुवीय प्रकृति। ध्रुवीय तो जो जल है उस जल की नेचर कैसी होती है? ध्रुवीय प्रकृति का होता है। जल कैसा होता है? ध्रुवीय प्रकृति का होता है। इसीलिए ये अपने आप में किसी पदार्थ को घोलने की क्षमता रखता है। अर्थात जो जल है वो क्या होता है? H2O, और H2O का जब विघटन होता है तो ये H+ OH- आयनों में टूट जाता है। तो ये कैसा है? ध्रुवीय प्रकृति का विलायक। जल सार्वत्रिक विलायक होता है। कैसा होता है? सार्वत्रिक विलायक। यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, जो लगभग सभी पदार्थों को अपने में घोलने की क्षमता है। थर्ड, उच्च विशिष्ट ऊष्मा। उच्च विशिष्ट ऊष्मा, तो जल की विशिष्ट ऊष्मा जो है वो कैसे होती है? अधिक होती है। नेक्स्ट, उच्च क्वथनांक। तो जल का जो क्वथनांक है वो भी कैसा होता है? उच्च होता है। अर्थात जो जल है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर उबलता है। नेक्स्ट, हाइड्रोजन बंध। तो जो जल है उन जल के अणुओं के मध्य क्या पाई जाती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, जिसके कारण जो जल के अणु आपस में बंधे हुए रहते हैं। जल का नेक्स्ट गुण है सेसंजन, व आसंजन बल। तो जल के अणुओं के मध्य क्या पाए जाते हैं? सेसंजन बल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सेसंजन। और जो जल के अणु है वो आसंजन बल भी सेसंजन व आसंजन बंध। या बंध है। तो देखो, तो जल है, जल के अणुओं के मध्य सेसंजन बंध बनते हैं या सेसंजन बल लगता है। सेसंजन आसंजन, जो जल है जल के अणुओं के मध्य क्या लगता है? सेसंजन बल। यानी सेसंजन बल होता है जो एक ही प्रकार के अणुओं के मध्य लगता है। सेसंजन बल वह बल होता है जो एक ही अणुओं के मध्य लगता है, वो कहलाता है सेसंजन। और आसंजन बल वो बल होता है जो अलग अलग अणुओं के मध्य बनता है, यह लगता है। तो जो सेसंजन बल है वो जल के अणुओं के मध्य लगेगा, किसके मध्य? जल वगैरह के मध्य। और जो जल के अणु और दूसरे पदार्थ है उनके मध्य जो बल लगेगा वो क्या कहलाएगा? आसंजन। तो सेसंजन और आसंजन बल या सेसंजन आसंजन बल पाए जाते हैं। ये जल के कुछ गुण है जो उसके भौतिक गुण भी कहलाते हैं और रासायनिक गुण भी कहलाते हैं। नेक्स्ट,
जैसे बात करते हैं आज विसरण की, इसकी बात करते हैं विसरण। विसरण को बोलते हैं डिफ्यूजन। देखिएगा जो विसरण या जो डिफ्यूजन है ये किसके मध्य लगता है? पदार्थ के अणु या आयनों में। तो हम कह सकते हैं पदार्थ के अणु या आयनों, डिफ्यूजन डिफ्यूजन है अर्थात मिश्रण वो किसके मध्य होता है? पदार्थ के अणु या आयनों के मध्य होता है। तो पदार्थ के अणु या आयनों का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना विसरण कहलाता है। देखो क्या डेफिनेशन हो जाएगी विसरण की? पदार्थ के अणु या पदार्थ के आयनों का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। क्योंकि जो पदार्थ के जो अणु या आयन है ये पदार्थ के अणु या आयन स्वयं में निहित गतिज ऊर्जा के कारण गतिशील रहते हैं। जो पदार्थ है इस पदार्थ के अणु या आयन स्वयं में नहीं है, जो गतिज ऊर्जा है उस गतिज ऊर्जा के कारण क्या रहते हैं? गतिशील रहते हैं। तो इन गतिशील जो अणु या आयन है इन गतिशील अणु या आयनों का ही अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। ये जो विसरण है, विसरण एक निष्क्रिय प्रक्रिया होती है। विसरण एक निष्क्रिय प्रक्रिया होती है। जिसके अंतर्गत जो अणु या आयन है इनका कैसा होता है? स्वतंत्र गमन होता है। स्वतंत्र गमन जो अणु या आयन है वो कैसे स्वतंत्र रूप से अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन होता है। जो विसरण की क्रिया है ये विसरण की क्रिया साम्य अवस्था पर कहां तक? साम्य अवस्था जारी रहती है। विसरण की जो क्रिया है वो कब तक जारी रहेगी? जब तक कि साम्य अवस्था स्थापित नहीं हो जाती। साम्य अवस्था जैसे स्थापित हो जाती है तो विसरण की क्रिया रुक जाती है। अब देखो इसके लिए एग्जांपल देखें, उदाहरण जैसे
कमरे में अगरबत्ती जलाने पर अगरबत्ती की खुशबू का कमरे में फैल जाना। देखो पहले एग्जांपल हो गया, जैसे कमरे में यदि हम अगरबत्ती जलाते हैं तो कुछ समय पश्चात जो अगरबत्ती की खुशबू है वो पूरे रूम में फैल जाती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जहां पर अगरबत्ती जल रही है वहां पर जो पदार्थ के अणु या आयन है इनकी सांद्रता अधिक होगी, तथा जो कमरा का जो अन्य स्थान है वहां पर अगरबत्ती के जो अणु या आयन है इनकी सांद्रता क्या होगी, कम होगी। तो जो पदार्थ के अणु या आयन है, मतलब जो अगरबत्ती के जो अणु या आयन है, ये अब अधिक सांद्रता से, मतलब जहां पर अगरबत्ती जल रही है वहां से अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर स्वतंत्र रूप से जाएंगे, जिसके फलस्वरूप कुछ ही समय पश्चात पूरे कमरे के अंतर्गत अगरबत्ती की खुशबू फैल जाती है। तो यहाँ पर जो अगरबत्ती है, इस अगरबत्ती की जो खुशबू है अधिक सांद्रता से कहाँ गई, कम सांद्रता की ओर, क्योंकि इसके आयन जो या जो अणु है वो कहां से, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर कहां गए, कैसे गए, स्वतंत्र रूप से, कैसे गए, स्वतंत्र रूप से। इसलिए जो खुशबू पूरे कमरे में फैल जाएगी। दूसरा उदाहरण दे सकते हैं कि जो प्रयोगशाला है, प्रयोगशाला में किसी कोने में अमोनिया की बोतल खोल देने पर अमोनिया की गंध का पूरी प्रयोगशाला में फैल जाना। देखो सेकंड उदाहरण हो गया, सेकंड एग्जांपल है प्रयोगशाला में, यानी जो लेबोरेटरी है अपनी उसमें किसी कोने में अमोनिया की बोतल खोल देने पर, किसी बोतल खोल देने पर, अमोनिया की बोतल खोल देने पर जो अमोनिया की गंध है उसका पूरी प्रयोगशाला में फैल जाना। जैसे ये हमारे को प्रयोगशाला है, इस प्रयोगशाला के किसी एक कोने में अमोनिया की बोतल का ढक्कन यदि खोल दिया जाए तो जो अमोनिया की गंध है कुछ समय पश्चात पूरी प्रयोगशाला में फैल जाती है। तो यहाँ पर देखो प्रारंभ में जो प्रयोगशाला है उस प्रयोगशाला में किसी प्रकार की अमोनिया की गंध नहीं थी, लेकिन जैसे ही हमने किसी एक कोने में अमोनिया की गंध बोतल काट कर पूरा मुंह खोला तो जो अमोनिया की जो गंध है उसकी सांद्रता कहाँ थी, इस बोतल में अधिक थी या बोतल के समीप अधिक थी। जैसे ढक्कन खोला तो यहाँ से इस अमोनिया के जो अणु या आयन है ये जो अन्य जो स्थान थे वहां पर पहुंचे और पहुंचकर वहां पर क्या पहुंच गई, गंध पहुंच गई। तो पदार्थ के जो अणु या आयन है वो अधिक सांद्रता से, यहाँ पर इसकी सांद्रता अधिक है, दूसरी जगह पर इसकी सांद्रता कम है। तो यहाँ पर जो अणु या आयन है वो क्या है, स्वतंत्र रूप से आए, और ये स्वतंत्र रूप से आने की जो क्रिया है वो कहलाती है विसरण कहलाती है। इसका और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं इसमें।
यदि CuSO4 कॉपर सल्फेट की टिकिया को जल से भरे हुए बीकर में डाल देने पर जल का नीला होगा। देखो कॉपर सल्फेट है CuSO4, इसे कॉपर सल्फेट है नीले जो टिकिया है, इसे टिकिया पे हम जल से भरे हुए बीकर में डाल देंगे। तो जैसे हम बीकर में डालेंगे तो जो टिकिया है वो कहाँ चली जाएगी, पैदे में चली जाएगी। लेकिन जहां पर टिकिया गिरी हुई है पैदे में, वहां पर इसके अणुओं की सांद्रता क्या होगी, अधिक होगी, और जो जल है उस जल के अन्य भाग में उसकी जो सांद्रता है वो कम होगी। तो कुछ समय पश्चात जो CuSO4 के अणु है वो अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाएंगे, और कुछ समय पश्चात जो पूरा जल है वो कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। तो इस प्रोसेस के अंतर्गत पदार्थ के जो अणु या आयन है वो अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गए, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ, विसरण हुआ। क्या हुआ, विसरण। तो ये क्या हुई, निष्क्रिय प्रक्रिया हुई। क्या हुई, निष्क्रिय प्रक्रिया। नेक्स्ट देखो, अब है मिश्रण को प्रभावित करने वाले कारक। देखो विसरण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में देखते हैं कि कौन कौन से कारक ऐसे हैं जो विसरण क्रिया को प्रभावित करने का कार्य करते हैं। तो विसरण को प्रभावित करने वाले कारकों में फर्स्ट है तापमान। देखो जब तापमान बढ़ता है, क्या बढ़ता है, तापमान, तापमान बढ़ाने पर जो अणु है, अणुओं की या आयनों की क्या बढ़ जाती है, गतिज ऊर्जा। तो जब तापमान बढ़ाते हैं तो तापमान बढ़ाने पर अणु या आयनों की गतिज ऊर्जा में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। और जब गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है तो ये जो अणु या आयन है वो तेजी से क्या करेंगे, गमन करेंगे। जब तेजी से गमन करेंगे तो विसरण क्रिया तेजी से हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि जो विसरण की दर है, विसरण की दर समानुपाती होती है किसके, तापमान। यानी कि जैसे जैसे हम तापमान में वृद्धि करेंगे वैसे वैसे विसरण की दर बढ़ती जाएगी। सेकंड है घनत्व। देखो जो विसरण की दर है, विसरण की दर घनत्व के वर्गमूल के व्यतक्रमानुपाती। विसरण की जो दर है वो घनत्व के वर्गमूल के व्यतक्रमानुपाती होती है।
ऐसी होती है व्युत्क्रमानुपात। अर्थात जब घनत्व कम होगा तो धातु का घनत्व क्या होगा, कम होगा, तो विसरण की दर अधिक होगी, और जब घनत्व अधिक होगा तो विसरण की दर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अर्थात विसरण की दर कम होने पर घनत्व बढ़ेगा, और जो विसरण है उसकी दर जब अधिक होगी तो घनत्व कम हो जाएगा। इसके व्युत्क्रमानुपात होता है। नेक्स्ट माध्यम की सांद्रता। माध्यम की सांद्रता है, विसरण माध्यम देख लो। विसरण माध्यम देखो, विसरण माध्यम का मतलब जो माध्यम है उसकी सांद्रता यदि अधिक होगी तो विसरण की दर कम हो जाएगी। यानी कि जब माध्यम की सांद्रता या विसरण माध्यम देख लो, विसरण माध्यम जिसमें यानी वह माध्यम जिसमें क्या हो रहा है, विसरण हो रहा है, तो विसरण माध्यम की सांद्रता बढ़ने पर विसरण की दर कम हो जाती है। तो विसरण माध्यम की सांद्रता यदि बढ़ेगी तो विसरण की दर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे जो वायु है में विसरण निर्वात की तुलना में कम होगा। जो वायु है उस वायु में क्या होगा, जो विसरण होगा वो निर्वात की तुलना में कम होगा। तो जहां पर निर्वात होगा तो वहां पर विसरण माध्यम की सांद्रता क्या होगी, कम होगी। जब विसरण माध्यम की सांद्रता कम होगी तो निर्वात में तो क्या होगा, अधिक विसरण होगा। यहाँ पर जो वायु है ओपन है, तो यहाँ पर माध्यम की जो विसरण माध्यम इसकी सांद्रता अधिक है, इसलिए यहाँ पर जो विसरण की क्रिया है वो कम होगी बजाय इसके निर्वात। नेक्स्ट अणु या आयनों का आकार, अणु या आयनों का देखो, अणु या आयनों के आकार के अंदर की बात करें तो जैसे जैसे अणु या आयनों का आकार बढ़ता जाता है वैसे वैसे विसरण की दर कम हो जाती है। यानी कि जो अणु या आयनों का आकार बढ़ने पर विसरण की दर कम होगी। यानी कि जो अणु या आयन है इनका आकार यदि छोटा होगा तो विसरण की दर अधिक होगी, और यदि इनका आकार बड़ा होगा तो विसरण की दर कम होगी। तो ये कुछ कारक है जो किसको प्रभावित करते हैं, विसरण क्रिया को। किसको प्रभावित करते हैं, विसरण क्रिया। नेक्स्ट देखो, अब
क्या महत्व है, क्योंकि हम प्लांट फिजियोलॉजी की बात कर रहे हैं, पादप कार्यविधि की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो विसरण का जो महत्व हम किसके लिए देखेंगे, पादपों के लिए, किसके लिए देखेंगे, पादपों के लिए। तो यहाँ देखो जो पादप है, इन पादपों में O2 व CO2 का परिवहन, O2 व CO2 का परिवहन विसरण क्रिया द्वारा, किसके द्वारा होता है, विसरण क्रिया। तो जब रंध्र खुलते हैं उस समय जो O2 और CO2 का जो आदान प्रदान होगा वो किस क्रिया के द्वारा होगा, विसरण क्रिया के द्वारा। किस क्रिया के द्वारा होगा, विसरण क्रिया के द्वारा। तो इस विसरण के द्वारा O2 और CO2 का परिवहन होगा। नेक्स्ट, जो निष्क्रिय जल अवशोषण की क्रिया है, कौन सी, निष्क्रिय जल अवशोषण। किसके द्वारा होगा, विसरण द्वारा होता है। पादपों के अंतर्गत जो निष्क्रिय जल अवशोषण है, इस निष्क्रिय जल अवशोषण के द्वारा जो पादपों को क्या प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है। तो जो निष्क्रिय जल अवशोषण है वो किसके द्वारा होता है, विसरण क्रिया द्वारा होता है। नेक्स्ट, पादपों के अंतर्गत वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, वाष्पोत्सर्जन। और इस वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा जो अनावश्यक जल है, यह अनावश्यक जल पादप से बाहर निकलता है। तो जो वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया है वो भी किसके द्वारा होती है, विसरण द्वारा होती है। तो इसी विसरण क्रिया के द्वारा जो वाष्पोत्सर्जन है, इस वाष्पोत्सर्जन के थ्रू जो पादप है, इनसे जो एक्सेस जल की मात्रा है वो बाहर निकलती है। तो ये पादपों के लिए क्या थे, कुछ विसरण के महत्व थे। क्या थे, विसरण के महत्व। अब हम इसमें एक टॉपिक को देखते हैं, विसरण दाब। विसरण दाब। विसरण दाब को डीपी यानी डिफ्यूजन प्रेशर, प्रेशर भी कहते हैं, डीपी। देखो विसरण दाब या डिफ्यूजन प्रेशर क्या होता है, जो विसरण क्रिया है, परिभाषित है, देखें तो विसरण क्रिया के दौरान, विसरण क्रिया के दौरान विसरित होते हुए अणुओं पर लगने वाला दाब विसरण दाब है। देखो डिफ्यूजन प्रेशर या विसरण दाब की परिभाषा हो जाएगी, विसरण क्रिया के दौरान विसरित होते हुए अणुओं पर लगने वाला दाब क्या कहलाता है, डिफ्यूजन प्रेशर या विसरण दाब कहलाता है। तो जो विसरण की क्रिया है, ये विसरण की क्रिया उच्च विसरण दाब से है, उच्च विसरण दाब से निम्न
मिश्रण दाब की ओर, निम्न मिश्रण दाब की ओर। मिश्रण की क्रिया किधर होगी? जहां पर मिश्रण दाब अधिक होगा तो ये उच्च मिश्रण दाब से निम्न मिश्रण दाब की ओर होगा। तो ये था मिश्रण दाब। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे परासरण की। थैंक यू।